नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी भाषा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको एक परीक्षा ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। परीक्षा ऐप जो है ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक ऐसी ऐप है कि जो आपको सीटेट और एमपीटेट वर्ग 3 के लिए काफ़ी उपयोगी ऐप होती है। और यहाँ इस ऐप के अंदर आपको मिलता है फ्री और पेड टेस्ट सीरीज, और कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री रहेंगी और कुछ आप चाहें तो उसमें परचेज भी कर सकते हैं। और यदि आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो इस कोड का आप यदि यूज़ करते हैं स्टडी DK50, तो आपको जो टेस्ट सीरीज होगी वो 50% ऑफ के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। 50% आपको उसमें छूट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज 200 रुपये की है तो वो आपको 100 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। तो यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी पढ़ाई से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सामान्यतः जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वो कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? यहाँ पर शिक्षण, पाठ्यक्रम, अधिगम या फिर डी है समायोजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन विषयों का शिक्षण विद्यालय में होता है वो सभी कहलाते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से है। यहाँ पर मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत पहचानना है। अभिप्रेरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। बी है संघीय भाषा, सहसंघीय भाषा, सी है विदेशी भाषा और डी है ये और बी दोनों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा पढ़ाई जाती है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी होती है, साथ ही साथ संघीय भाषा या सहसंघीय भाषा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा, ए और बी दोनों हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती है जिससे वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? तो वाचन विधि, प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि। तो देखिए भाषा संसर्ग विधि वो विधि होती है जिसमें छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती है जिससे वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके और समझ सके। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, श्रुतलेख अभ्यास विधि उपयुक्त होती है। तो देखिए श्रुतलेख जो होता है वो कौन सी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है? प्राथमिक कक्षा, माध्यमिक कक्षा, डिग्री कक्षा या फिर डी है इन सभी कक्षाओं के लिए। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि श्रुतलेख अभ्यास की जो विधि होती है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो होते हैं पढ़ना लिखना अपने प्राथमिक स्तर से शुरू करते हैं, तो वहीं पर ये विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है और इस सिद्धांत का उपयोग भाषा शिक्षण की किस विधि में किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न से ही हमें हिंट मिल रही है कि अनुकरण से बालक बहुत कुछ सीखता है, तो कौन सी विधि हो सकती है? तो यहाँ पर उत्तर भी अनुकरणात्मक विधि ही होगा, क्योंकि इसी विधि के अंदर बच्चा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण विधि जो है अधिक उपयुक्त मानी गई है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, सी है उच्च कक्षाओं के लिए और डी है इन सभी के लिए। तो देखिए दल शिक्षण जिसे हम समूह शिक्षण के नाम से भी जानते हैं और ये सभी कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, रेखाचित्र और डी है चित्र। तो देखिए परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में पाठ्यपुस्तक को सहायक समझा जाता है और यहाँ पर उत्तर भी हमारा पाठ्यपुस्तक ही होगा, क्योंकि ये एक परंपरागत उद्बोधन सामग्री है और जो बहुत अधिक सहायक भी होती है। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, बी है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, सी है छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए और डी है छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नैदानिक परख पत्र जो होता है ये छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आदर्श वाचन कौन करता है? तो हम सभी जानते हैं कक्षा के अंदर आदर्श वाचन जो है वो शिक्षक करते हैं, यानी कि उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोजित शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए, व्याकरणिक नियम संबंधी, साहित्यिक पक्ष संबंधी, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक आयोजित शैक्षिक और सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन, व्याकरणिक, साहित्यिक और अशुद्ध निवारण, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा उपरोक्त डी सभी में देना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है, प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, और डी है व्याख्या प्रणाली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शब्दार्थ प्रणाली जो होगी ऑप्शन सी ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना के प्रश्नों के लिए आवश्यक नहीं है, इसके लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? पूर्व ज्ञान उपयोग, रोचकता एवं जिज्ञासा, सी है परस्पर तारतम्यता, डी है नकारात्मक उत्तर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें नकारात्मक उत्तर जो है ये प्रस्तावना प्रश्नों के लिए आवश्यक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली होती है, आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, या फिर कक्षा अभिनय प्रणाली, डी है रंगमंच प्रणाली। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी कक्षा अभिनय प्रणाली ये प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रयोजना विधि का महत्व है। अब इसके कुछ महत्व को देखते हैं। इससे अर्जित ज्ञान जो है ये स्थायी बनता है, शिक्षण स्वदेशी होता है, और ऑप्शन सी है इसमें अधिगम सरल, सुबोध और रोचक होता है, और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो देखिए हम जानते हैं कि जो प्रयोजना विधि जो होती है, जिसे हम परियोजना प्रयोजना कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, तो इसमें ज्ञान अस्थायी भी बनता है, शिक्षण उद्देश्य पूर्ण भी होता है, साथ ही साथ इसमें अधिगम जो होता है सरल, सुबोध और रोचक भी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गद्य शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मक है, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, बी है छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्राप्त कराना, और सी है छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, और डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य जो है वो इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण कराता है गद्य शिक्षण। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार से है, निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, या निम्न माध्यमिक स्तर, या डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे डी इनमें से सभी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं हैं प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन, या फिर डी है ये सभी। तो देखिए यहाँ पर पाठ्य योजना की जो मुख्य क्रियाएं होती है वो होती हैं ये सभी, जिसमें प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन सभी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के लिखित प्रारूप को क्या कहते हैं? तो शिक्षण का जो हमारा लिखित प्रारूप होता है उसे हम प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, या डी है इनमें से कोई नहीं, और बी यहाँ पर नीचे आ चुका है जो कि पाठ्य योजना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षण का जो लिखित प्रारूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पाठ्य योजना कहते हैं, और ये ऑप्शन बी था, ये नीचे आ चुका है यहाँ पर गलती से, है ना, तो उसे हम पाठ्य योजना कहेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उद्बोधन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है। देखिए उद्बोधन सामग्री जो कि सबसे ज्यादा सहायक होती है वो होती है पाठ्य पुस्तक, तो उसके प्रयोग का लक्ष्य क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना, और बी है बालकों के भाव को जागृत या उत्प्रेरित करना, सी है पाठ्य वस्तु में स्पष्टता लाना, और डी है भाषा शिक्षण में योगदान करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बालकों के भावों को उत्प्रेरित या जागृत करना, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए,
कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, सी है आदिवासी बालकों के लिए और डी है सृजनशील बालकों के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा उपचारात्मक शिक्षण की जो आवश्यकता होती है वो होती है कक्षा के स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए। ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विधि में हम पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांट लेते हैं? तो वो विधि व्याख्या विधि होती है, दल शिक्षण विधि, इकाई विधि या फिर समवाय विधि। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए जिस विधि में इकाइयों में बांट लेते हैं तो वहां पर इकाई विधि ही होती है जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स में इकाइयों को बांट दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को क्या माना गया है? तो इसमें रखवाला, नियंत्रक, माली या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें शिक्षक को है माली माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार से माली जो पौधे की देखभाल करता है उसी प्रकार शिक्षक भी बच्चों की देखभाल और उनको विकसित करता है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का, मॉन्टेसरी, जॉन डीवी का या फिर पेस्टोलॉजी का? तो ये कथन जो दिया था ये दिया था फ्रोबेल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है? प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि या फिर ऑप्शन सी मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन? तो देखिए किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन ये जो है छोटी कक्षाओं के लिए होती है। यहाँ पर बड़ी कक्षाओं के लिए जो विधि उपयुक्त होती है वो होती है प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षक द्वारा छात्रों से कविताएं सुनी जाती, कहानियां सुनी जाती है जैसा तथा वह स्वयं भी छात्रों को कविता, कहानी अभिनय करके अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार की कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण होता है? तो देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसी कक्षा जहाँ पर शिक्षक सभी प्रकार की कलाएं, अभिनय आदि करके शिक्षण करा रहे हैं तो ऐसा शिक्षण जो है गतिविधि आधारित शिक्षण ही होता है। तो यहाँ पर मैं बाकी विकल्पों को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यही हमारा इसमें उत्तर है और वो विकल्प नीचे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के विकल्प आप देख सकते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण, रोमांचक शिक्षण, प्रभावित शिक्षण। तो देखिए गतिविधि शिक्षण जो होता है उसमें बहुत कुछ आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है सतर्कता पूर्ण निदान, मानसिक संघर्ष की समाप्ति, तनाव की समाप्ति या अधिगम स्तर में सुधार। 4 विकल्प है। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य होता है सतर्कता पूर्ण बच्चों का निदान किया जाए, ये इस बात का इसमें उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल के द्वारा छात्रों में विकसित होता है भाषाई ज्ञान, स्वाध्याय की प्रकृति, व्याकरण का ज्ञान या अवकाश के समय का सदुपयोग। तो देखिए पठन कौशल जो होता है इसके माध्यम से बच्चों में स्वाध्याय की प्रकृति का विकास होता है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है? निबंध, अपठित या फिर कहानी या डी है पद्य? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पद्य जो है ये लेखन की कौन सी विधा के अंतर्गत अर्थ ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर होगा पद्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है या फिर उच्चारण शुद्ध होता है? सी है विवरण दोष नहीं आ पाता है और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इससे उच्चारण जो है वो शुद्ध होता है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागॉजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।